बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस हाउस में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब से नहायत अहम मुलाकात की है और इस मुलाकात में मुआशी सूरत हाल और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनके ऊपर भी बड़ी अहम गुफ्तगू की गई है और चीफ जस्टिस की तरफ से ये यकीन दहानी भी कराई गई है कि जो अदालती पॉलिसी साजी है उसके ऊपर वो अपोजिशन को भी एतमाद मिलेंगे। इसके ऊपर बड़ी मुफस्सल हम गुफ्तगू करने वाले हैं इस अहम गुफ्तगू और मुलाकात के हवाले से, मगर हमें देखना यह भी है कि पाकिस्तान में सियासतदानों का असल काम क्या है और वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो हमें नजर आता है कि वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के अंदर मसरूफ हैं, मगर दहशतगर्दी नाम की जो एक कयामत है और हर रोज वो आवाम को निगल रही है, इसके ऊपर शायद ही कोई बात करता है। आप कह सकते हैं कि शाज़ो नादिरी गुफ्तगू होती है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है। हालांकि सिक्योरिटी चैलेंज तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा है। बारखान के अंदर जो एक हालिया वाकया हुआ है, यह कह देना चाहिए कि वो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है कि किस तरह से एक कौमी शहरा को नाका लगाकर बंद किया गया, किस तरह से एक बस को रोका गया, मुसाफिरों को उतारा गया और 7 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया। सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर और इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे हमेशा की तरह आज भी। लेकिन आमिर साहब, जब हम सियासत की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो अपने ये बिल्कुल पेटी इश्यूज जो आप बताते हैं हमेशा कि उनके ऊपर लगे हुए हैं। दुनिया की सियासत ही तब्दील हो गई है। दुनिया की सियासत तब्दील हो गई है, ये बड़ी एक अंडरस्टेटमेंट है। ये मेरे हाथ में डोनाल्ड ट्रंप साहब की अभी लेटेस्ट जो ट्वीट पड़ी हुई है, मैं समझता हूँ सदी में या सदियों में ऐसा आलमी सियासत में एक खबर से जल्जला नहीं आया होगा जो इस ट्वीट में आया है, ट्वीट के जरिए आया है। याद रहे, ये इस वक्त आप समझ लें कि एक सफारती भौचाल है कि एक ट्वीट के ज़रिए इसका लुबे लबाब ये है कि उन्होंने मौजूदा आलमी सियासत बदल के रख दी है कि जो यूक्रेन की जंग है तकरीबन वो उन्होंने उसका फ़ैसला कर दिया है और वो रूस के हक में जाता है और यूक्रेन का सफारती तौर पे कीमा निकाल के रख दिया है। इसके ज़रिए ये लुबे लबाब बता रहा हूँ। और मुझे इस ट्वीट के नतीजे में नेटो जो है वो तकरीबन ख़त्म होती हुई या टूटते हुए नज़र आ रही है कि इसके बाद जो है यूरोप के अंदर भी, और ये जो 75 साल कम से कम अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके अब तक जो पॉलिसी थी जिसके अंदर वेस्ट कहलाता था कि वे अटलांटिक की तरफ के दोनों ममालिक यूरोप और अमेरिका के दरमियान जो है एक अलायंस चल रही थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जिसे कहा जाता है, वो बिल्कुल अब तकरीबन समझे या वो ख़त्म हो जाएगी या रीनेगोशिएट होगी या उसके अंदर एक इतनी बड़ी दरार आ गई है जिसकी कोई हद नहीं है इस ट्वीट के ज़रिए में। और इस ट्वीट में ये है कि इसका नतीजा तो ये होगा कि यूरोप की और यूक्रेन की और ये तमाम जो जंग जारी थी उसका तकरीबन फ़ैसला ख़त्म ही उन्होंने वो कर दिया। और मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि लार्जली रूस के हक़ में रूस के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है और यूक्रेन जैसा मुल्क जो पहले रह गया था वो तकरीबन उनका वो ख़त्म ही समझें। सही। और असल इसकी जो मज़ेदार बात है कि इसमें अंदर जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई हुई है वो हमारे यहाँ जो किसी कहते हैं ना कि थड़े की ज़ुबान में एक मज़े ले लेके ये लिखी गई है। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस किस्म की, अमेरिकन प्रेसिडेंट तो छोड़े, कभी ये कोई आम आदमी भी इस ज़ुबान में बात नहीं, कोई सफारतकार सोचा नहीं जा सकता इस ज़ुबान में ये किया जाए। अच्छा। मगर वो जो कहते जाते हैं कि ओनली ट्रंप कैन डू दैट, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकते हैं। मैं इसका उर्दू में तर्जमा ये हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखाते रहेंगे, देख लेंगे। मैं इसकी ये अनट्रांसलेटेबल है कि इसको अंग्रेजी में ही आहिस्ता आहिस्ता समझाना चाहूँगा कि इन्होंने कहा क्या है। कि उन्होंने कहा है कि थिंक ऑफ इट, अ मॉडेस्टली सक्सेसफुल कॉमेडियन ज़ेलेंस्की, कि ये कॉमेडियन थे पहले ज़ेलेंस्की साहब, उन्होंने कहा वो भी नाकाम किस्म के आमियाना किस्म के ये कॉमेडियन मस्खरा ही समझ लें कहे थे। उन्होंने कहा टॉक टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इनटू स्पेंडिंग $350 billion टू गो इनटू अ वॉर दैट कुडंट बी वॉन। उन्होंने कहा जी बातों में ही उन्होंने फंसा के अमेरिका से $350 ऐसी जंग में लगवा दिए जो कि जंग जीती नहीं जा सकती। दैट नेवर हैड टू स्टार्ट, ये जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। बट अ वॉर दैट ही विदाउट द यूएस एंड ट्रंप
ट्रंप उन्होंने कैप्स में कहा है विल नेवर बी एबल टू सेटल, और ये वो जंग जो शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी, ये सिर्फ अमेरिका और मैं यानी ट्रंप ही सिर्फ इसको खत्म करवा सकता है। उन्होंने कहा जी अमेरिका ने 200 अरब डॉलर यूरोप से ज्यादा लगाए हैं, यूरोप की बेइज्जती की है, और यूरोप ने जो पैसे लगाए हैं उनके पैसे वापसी की गारंटी है उनकी, गारंटीड थे, वो उधार के तौर पे दिए गए हैं, जबकि अमेरिका के जो पैसे हैं उसका कोई पता नहीं कि वो वापस आएंगे बल्कि नहीं आएंगे। कहा जी ये स्लीपी जो बाइडन को वो अक्सर स्लीपी कहते थे कि ये बूढ़े हो गए हैं, बीमार हैं और ये सोए रहते हैं, और उन्होंने कहा जी स्लीपी जो बाइडन ने ये यूरोप के साथ बराबरी क्यों नहीं मांगी थी जब पैसे दिए थे, तो दोनों के पैसे देने की जो कंडीशंस थी एक होनी चाहिए थी कि ये हमारे क्यों ज़्यादा लगे और हमारे वापस क्यों नहीं आएंगे, उधार की फॉर्म में क्यों नहीं है। वॉर इज वॉर, हालांकि ये जंग यूरोप के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल हमारे दरमियान यूरोप के एक समंदर है, अटलांटिक ओशन है, उनका तो ये हमसाया मुल्क था। सही। और ज़ेलेंस्की खुद मानता है कि ये आधे पैसे गुम चुके हैं, जो इनकी तरफ से अमेरिका की तरफ से गए उनमें से आधे सारे पैसे उन्होंने कहा करप्शन की नजर हो गए, आधे से ज्यादा ज़ेलेंस्की खुद पैसे मानता है कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो खाए पिए गए और उसने इलेक्शन भी नहीं करवाए, और वो एक किस्म का डिक्टेटर है जिसकी कोई यूक्रेन में भी कोई इज्जत नहीं करता, और उसने जो है बाइडन को एक जो है ना बांसुरी की तरह बजाया है, खड़काया है, जो भी इसका तर्जुमा कर लें। कह जी ये एक डिक्टेटर है जो बगैर इलेक्शंस के वहाँ पे टिका हुआ है, और वहाँ पे जो है जिस हालात में जा रहा है ये यूक्रेन मुल्क के तौर पे भी शायद एग्जिस्ट ना करे, या तो वो छोड़ जाए वरना फिर यूक्रेन जो है उसके ऊपर सवाल का निशान है। इन द मीन टाइम वी आर सक्सेस, उनका जी हम जो है रशिया की जंग खत्म करने जा रहे हैं, और सिर्फ ट्रंप ही कर सकता है ऐसा, और जो है बाइडन ने ट्राई भी नहीं की, और जो ट्राई की वो नहीं कामयाब नहीं हो सका, और ज़ेलेंस्की चाहता है कि हम ये पैसे देते रहे और ये पैसे खाते रहे। आई लव यूक्रेन, इसके आखिर में उन्होंने कहा जी आई लव यू, मगर ज़ेलेंस्की ने अपनी नौकरी सही नहीं की और अपने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है, और मिलियंस ने उसकी वजह से मारे गए हैं, मर चुके हुए हैं, और ये मसला जारी है। अब इसके जो है असरात कॉन्सिक्वेंसेस मैंने पहले याद कर दिए। इसका मतलब ये है कि यूरोप की जंग का फैसला तो उन्होंने कर दिया, जब नेगोशिएट किया जाता है, गिव एंड टेक की जाती है, और काफ़ी एक बड़ा अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट के तबके का ख्याल था कि ये जो है ना इस तरीके से ख़त्म की जाएगी बराबरी, क्योंकि अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता कि जिस तरह अफगानिस्तान से एकदम जान छुड़ा के चला गया था तो यहाँ से यूरोप से भी भाग जाए। यूरोप के एलाइज क्या कहेंगे, पहले ही जर्मनी, फ्रांस और जो बरतानिया थे वो उनको ये कह दिया गया था। अभी हाल ही में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट गए थे, उन्होंने मोरलेस इस तरह की जुबान इस्तेमाल की थी, और एक हलचल यूरोप में पहले मची हुई थी, अब ये उन्होंने वर्चुअली कर दिया है। इसके बाद नेटो की कोई गुंजाइश नहीं रहती, या कम अज कम नेटो उस हैयत में नहीं रहेगा। सो यूक्रेन की जंग का तकरीबन उन्होंने बगैर नेगोशिएशन के फैसला कर ही दिया क्या कि ये ख़त्म की जाएगी और रूस की टर्म्स पे की जाएगी, मोर और लेस इसके अंदर ये है। सो लिहाजा इसके रिपरकशंस हैं बहुत ज्यादा गुड बैड। यूक्रेन की हद तक क्यों देखा जा रहा है? सर मैंने कहा ये पूरी आलमी दुनिया की आप देखें 75 साल से जो नेटो की अलायंस थी, वेस्ट की एक अलायंस थी, एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, बल्कि 100 साल अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलायंसेस चल रहे हैं, मगर सेकेंड से क्योंकि जर्मनी भी इसका हिस्सा बन गया, नेटो बन गई, तो ये एक अलायंस चल रही थी, और ये इसके ऊपर एक सबसे बड़ा ये दुनिया का ट्रेड ब्लॉक जो है सिक्योरिटी ब्लॉक था। तो अब जब ये इसकी तोड़ फोड़ होगी या इसकी हैयत बदलेगी, इसका एक रिएक्शन आएगा, तो पूरी आलमी सियासत का नक्शा बदल जाएगा। इससे पहले उन्होंने 2 जंगें ख़त्म करवाने का कहा था, एक मिडिल ईस्ट की और एक यूरोप की। यूरोप का ये फैसला आ गया, इससे पहले वो मिडिल ईस्ट का भी वो फैसला तकरीबन करवा चुके हुए हैं। वो इसराइल की टर्म्स पे करवाना चाह रहे हैं, गाज़ा से लोगों को निकलवा के इनखला करवा के ज़बरदस्ती जो है वो पैलेस्टीनियंस का वहाँ पे कर रहे हैं। उसके लिए वो उर्दन और तुर्की को धमकी लगा चुके हैं कि उनके पैसे इमदाद बंद कर दी जाएगी, और हालांकि उसका बड़ा रिएक्शन आ रहा है और ये इतना आसान नहीं होगा, मगर वो भी हो चुका हुआ है। हमारे लिए ये है और दुनिया भर के लिए
कि ट्रंप एक ऐसे एक मूवर एंड शेकर वाली तो नहीं बात है, वो इतने बड़े जो है ना, वो क्या है, वो अमेरिका की जो कैंपेन होती थी जो है ना, इतनी क्रिएट कर देते हैं, इतनी ज़्यादा दहशत क्रिएट करते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे खित्ते के लिए इसके अंदर जो है ना, हमारे लिए भी बहुत बड़ा लेसन है। हाल ही में ट्रंप के होते हुए वहाँ पे विज़िट के दौरान में उन्होंने जिस तरह हमें ये कहा कि पठानकोट और मुंबई के हम जो है मुल्ज़मान उनको पेश करें, फिर उन्होंने पाकिस्तान को हमें तंबीह भी की कि हमें इल्ज़ाम ठहराया और इंडिया को बिल्कुल बरी-ए-ज़मां करार दे दिया कि जनाब आप क्रॉस बॉर्डर कोई किसी किस्म की वो ना करें, और हमारी दहशतगर्दी के अंदर जो है, जो हम खुद विक्टिम है और हमारी जो उसकी सर्विसेज उसको टोटली इग्नोर किया गया। तो ऐसे वक्त में जबकि दुनिया एक ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट हो और कुछ भी उम्मीद की जा सकती हो, तो हमारे जैसे मुल्कों को ज़्यादा से ज़्यादा ये है अपने आप को अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए कि कोई इस तरह का फैसला अगर वहाँ से आए, अब याद रहे कि वो जो कहा जाता है कि वो एक कॉल आएगी ट्रंप की, अभी तक वो पाकिस्तान से रिलेटेड इशारे आए हैं इंडिया के हवाले से, आगे पता नहीं क्या इशारे आएंगे, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, जो कि हम तैयार नहीं हैं। हमारी जो है इकोनॉमी किसी भी चीज में नहीं है, हमारी जो खास तौर पे सिक्योरिटी की सिचुएशन है बड़ी आज की ही जो तकलीफ दे है, ना हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन, ना हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कंडीशन, ना हमारी सिक्योरिटी की कंडीशन। सिक्योरिटी में मैं क्विकली बता दूं कि इतनी तकलीफ दे है कि बारखान में मुसल्लह अफराद ने बस से उतार कर 7 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक कर दिए गए, और लार्जली ये पंजाब से जिनका ताल्लुक था उनको ये मार दिया गया। और जो है एक इसके अंदर एक शख्स जिसको कत्ल किया गया, उसकी बहनें बस में बैठी रह गईं और उनके भाई को वो अफसोस करने के लिए कहीं कोयटा जा रहे थे तो कत्ल कर दिया गया। एक ये है, कल ही का वाक़या है कुरम के अंदर के जो बगन में काफिले पर हमले के अंदर 4 सिक्योरिटी एहलकार समेत 5 अफराद शहीद, और ये तवातर के साथ बलूचिस्तान और केपी से ये खबरें आती रहती हैं। ये है हमारी सूरत हाल कि उसमें जो है कि पाकिस्तान के मुतालिक या ये जो मिडल ईस्ट के अंदर और यूक्रेन के अंदर ये दुनिया की जो सियासत तब्दील हो रही है, उसके असरात आते हैं। जब असरात आते हैं तो उसके लिए तमाम दुनिया इस वक्त वेस्ट, हमें तो छोड़े, हम तो बहुत ही वल्नरेबल हैं इस वक्त। जो बड़े ममालिक हैं, इस वक्त जर्मनी परेशान है कि ये अमेरिका कह रहा है कि जनाब अपनी सिक्योरिटी का अपना खुद इंतज़ाम करें और आप लोगों पे भी टैरिफ लगाएंगे, यूरोप पे भी टैरिफ लगाएंगे। फ्रांस परेशान है, बरतानिया के अंदर पहले ही बड़ी महंगाई और बेरोज़गारी चल रही है, बरतानिया परेशान है, नेटो के ममालिक, EU सारा परेशान है। हम किस बाग की मूली हैं कि हम जो है अपनी एक दुनिया में रह रहे हैं, वो हमें एक चैन की बांसुरी बज रही है, जबकि हमारी इकोनॉमी की बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, पिक एंड चूज़ किए जाते हैं। ठीक है, 2-4 चीज़ें अच्छी हो रही हैं कि हमारी जो है तरसीलात बड़ी बेहतर हो गई हैं, 33% बढ़ गई हैं। अभी एक्सपोर्ट्स की 1-2 अच्छी खसलें लार्जली राइस की वजह से, कि राइस की बहुत अच्छी हमारी एक्सपोर्ट हुई है, और वो 1-आध साल पहले इंडिया ने क्योंकि अपनी बासमती की एक्सपोर्ट्स बंद कर दी थी, इसीलिए पाकिस्तान ने उसका वो अभी तक सिलसिला चल रहा है उसकी वजह से, मगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी तकरीबन ना होने के बराबर बढ़ रही है। हमारी फसलें जो हैं उसका अभी इंपोर्ट बिल आना है कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि कॉटन हमारी जो है 33% कम है, और गंदम की जो है वो कह रहे हैं अच्छी खबरें नहीं आ रही, बारिशें नहीं हो रही, और उसके अंदर 30 से 50% तक कमी आ सकती है। तो ये फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, और ये जो दुनिया बदलेगी और ये जो रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस जो दुनिया भर में हो रहा है, इससे पता नहीं तेल की कीमतें किधर जाती हैं, जो है कमोडिटीज की कीमतें किधर जाती हैं। तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, जो कि हम तैयार नहीं है ना। इकोनॉमिक्स हमारी जो है इकोनॉमिकली हम तैयार हैं, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं कि हम टोटली इस वक्त IMF पे डिपेंडेंट हैं, और IMF की कंडीशनल
इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही हैं। होपफुली ये पूरा कर जाएं। आमिर साहब, जब इत्मीनान आपसी मामलात के अंदर आएगा तो ही ऐन मुमकिन है ना कि हम इकोनॉमी के ऊपर भी तवज्जो दे सकें, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनके ऊपर भी तवज्जो दे सकें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमारा आपसी इख्तलाफ बहुत ज्यादा है, वो किसी एक जमात का नहीं है, वो तमाम जमातों का एक दूसरे के साथ है, तमाम सियासतदानों का एक दूसरे के साथ है, कोई एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। यही वो वजह है कि हम किसी चीज के ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे। ये सारी जमातों से बिल्कुल वो नहीं है। ये एक हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं, ये एक मुतनाज़ा इलेक्शन के अंदर, मुतनाज़ा असम्बली के अंदर, हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, मगर उनके रवैयों से नहीं लगता कि उनको ये एहसास है कि ये कुछ ना कुछ मसाइल का हल निकालना है। एक इंस्टेबिलिटी है, एक मुल्क में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है और एक तुले हुए हैं कि एक पार्टी को दीवार के साथ लगाए जा रहे हैं। कोई सोच विचार नहीं कर रहा कि भाई साहब बाहर की दुनिया में भी सोच विचार तो हो रही है। आमिर साहब, जिस सोच विचार की आप बात कर रहे हैं, एक बड़ी अहम मुलाकात तो आज भी हुई है, उस मुलाकात की तरफ चले जाते हैं। चीफ जस्टिस साहब से जो एक अहम मुलाकात वज़ीर आज़म ने की है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर तबादला ख्याल हुआ है। लेकिन मेरे नॉलेज के लिए ज़रा आप इजाफा कर दें कि क्या वाकई ऐसी रिवायतें हमें पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर मिलती हैं कि इस तरह से मुलाकातें होती हों, या फिर ये बहुत ही कोई रेयर मोमेंट्स होते हैं? जी, बस मैं सिर्फ अपने जो पहले इब्तदाइये का मैं एक दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि दुनिया में इस वक्त जो है इस ट्रंप की इस ट्वीट के बाद एक इंटरनेशनल ग्लोबल रीअलाइनमेंट होने जा रही है। हम उसके लिए, हमारे लिए रिपरकशंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हम चारों चीज़ें उसके लिए दाखिली तौर पे तैयार नहीं हैं। ना हम इकनॉमिकली हम बड़े वल्नरेबल हैं और हम डिपेंडेंट हैं IMF पे और कि वो पास करते हैं, और इस दफ़ा हर दफ़ा हम री रोल करवा के, कर्जे टलवा के जो है तरले मिन्नतें करके करवा लेते हैं। हम इकनॉमिकली भी वल्नरेबल हैं, हमारी सिक्योरिटी की बहुत बुरी सूरत हाल है, जिस तरह अभी बारकान का वाक़या मैंने बताया। हमारी इकनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जारी है और यहाँ पे कोई बैठा सोच नहीं रहा कि उसका सोल्यूशन निकाले। ये है और फेस कैसे करना है। अब आ जाते हैं आपके जो सवाल पे, चीफ जस्टिस, ये बड़ी एक ऑड सिचुएशन है। ये कम हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है कॉल ऑन की है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मिलने गए। साथ में उनके पूरी टीम थी, उनकी वफाकी वज़ीर कानून आज़म तारड़ थे, फिर वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहद खान चीमा साहब थे, अटॉर्नी जनरल मसूर उस्मान ऐवान साहब थे, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद सलीम खान थे, सेक्रेटरी एंड लॉ जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान तंजीला सबाहत साहबा थी। ये 5 लोगों की पूरी एक जत्थे के साथ, सरकारी टीम के साथ वो किया है। अच्छे ज़मानों में चीफ जस्टिस जो हैं, हमें इस तरह की बताई जाती है कि जस्टिस डिलियस या फलाना, वो प्राइम मिनिस्टरों को नहीं मिला करते थे, गवर्नमेंट के लोगों को नहीं मिला करते थे, मगर ये चले मुलाकात हो गई। और फिर जो फायज़ साहब भी प्राइम मिनिस्टर से, शहबाज शरीफ साहब से मिले थे, मगर उस वक्त साथ में उन्होंने फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को भी, जो प्यूनी जज थे, और भी शायद एक आधे जज को उन्होंने बुला लिया था ताकि एक वो सामने वो रहे। वो एक आईनी इस्लाहात, अदालती इस्लाहात के हवाले से थे। ये ऐसा इसके अंदर नहीं हुआ, इसके अंदर कोई इतला नहीं, हमारे तक कम से कम प्रेस रिलीज में जिक्र नहीं है कि प्यूनी जज या किसी और को बुलाया गया। असल बात है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो प्रेस रिलीज आई है, जी बिल्कुल, वो बड़ी अजीब सी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में उसका तफसीलन जिक्र नहीं किया गया। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो तकरीर आई, उसमें 3 चीज़ें बड़ी मेरे लिए अजीब हैं। एक ये है कि उसमें लिखा है, मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल, मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस की गुफ्तगू की। अब ये मुआशी, सिक्योरिटी और जो है सूरत हाल पे और मुआशी सूरत हाल के ऊपर ये चीफ जस्टिस साहब के साथ ये मुझे समझ नहीं आती। चीफ जस्टिस का काम है इंसाफ करना,
उनका अपना एक डोमेन है, उनके साथ मुआशी के मसाइल और सिक्योरिटी मसाइल कि आप इस तनाजर में ये वाला फलाना फैसला करें, ये तो नहीं कहा जा सकता। सो मुझे इस जुमले की समझ नहीं आती कि ये किस पैराए में की गई और क्यों की गई। और ये बता दें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आने वाला है, ये उनकी मैं प्रेस रिलीज पढ़ रहा हूं, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो प्रेस विंग से जो उनकी प्रेस रिलीज है मैं उसमें से पढ़ रहा हूं ये। फिर उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने चीफ जस्टिस के जनूबी पंजाब, अंदरून सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों का दौरा करने और मुल्क में इंसाफ के मौसर और बर वक्त फराहमी के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के इक़दाम को सराहा। ये जो वो दूर दराज के इलाकों में गए थे, हम भी बताते रहे कि हम ये शिकायत करते रहे कि चीफ जस्टिस साहब ग्वादर गए, पूरे पाकिस्तान का दौरा करके आए, जबकि इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा बहरान चल चुका हुआ है। वहाँ पे एक आज 26वीं तरमीम के बाद पूरी दो अदलिया जो है ना, सुप्रीम कोर्ट में, तमाम हाई कोर्टों में भी एक आईनी बेंच बन चुके हैं और एक दूसरी बेंच बन चुके हुए हैं। उसके बाद एक जो है उसके ऊपर एक बेताशा खतूत सिविल सोसाइटी से, वकला की एक्शन कमेटियों की तरफ से, सीनियर जज हज़रात साहब के, मंसूर अली शाह साहब के समेत जो है खत आ चुके हुए हैं कि इसके ऊपर आप जो था पहले वाला फुल कोर्ट था, ये अब नए वाले नहीं जो कि 8 जज आ चुके हुए हैं, उन्होंने कहा जी उसका एक फुल कोर्ट करके फैसला करवाएं। उस फैसले पे अमल दरामद नहीं की, अभी भी फुल कोर्ट नहीं हो रहा और उनकी इस्तदा ये है कि आप पुराने वाले फुल कोर्ट से कराएं क्योंकि बाद वाले जज उसके बेनिफिशरी हैं। फिर ये एक एतराज भी था कि ये आईनी बेंच से नहीं सुनाया जाना चाहिए क्योंकि वो भी बेनिफिशरी है, उसका एतराज नहीं किया। फिर एक जुडिशल कमीशन के ऊपर एतराज किया गया था। मैं बता रहा हूं कि पूरे मुल्क का दौरा कर रहे हैं इस्लामाबाद, लेकिन जहां पे बैठते हैं वहां पे जो मसाइल हैं वहां के मसाइल नहीं है। फिर जुडिशल कमीशन जिसके अंदर 46 के करीब जज किए गए हैं, अपॉइंट कर दिए गए हैं, ये इस्तदा भी की गई थी कि इनका 26वीं आईनी तरमीम का पहले फैसला कर लें क्योंकि पीसीओ के जज भी लगाए गए थे, बाद में उनको निकालना पड़ा, वो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। तो इनमें से कई जज हज़रात सारे कंट्रोवर्शियल नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, मगर वो अच्छे लोगों को भी ख्याल करना चाहिए था इस तरह की नौकरी एक्सेप्ट करते हुए। मगर जिस तरीके से फिर लाए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस तरह एक जूनियर जज ला के जस्टिस भी तो 26वीं तरमीम के बाद सरफराज डोगर साहब को लगाया गया, सीनियरिटी यहाँ पे वो 5 जजेस के खत के बावजूद तब्दील कर दी गई। फिर पेशावर हाई कोर्ट में इस तरह किया गया कि जो प्यूनी जज थे ना उनको एक्टिंग जज बनाया गया, ना उनको सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया। उस तरह ही बाकी जो हाई कोर्ट से भी ये किया गया। तो ये एक थी। तीसरी जो एक और जो इसके अंदर बात है कि वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को लापता अफराद के हवाले से मौसर इक़दामात में तेज़ी लाने की भी यकीन दहानी करा दी। अब मुझे उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन तमाम चीज़ों की कोई एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए कि क्या बात हुई, क्योंकि उनकी प्रेस रिलीज में ये जिक्र नहीं है इन चीज़ों का। वो बड़ी प्रॉपर एक प्रेस रिलीज है, तो ये मुझे नहीं पता कि ये क्या है। चलिए हम अभी एक ब्रेक ले लेते हैं आमिर साहब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस मामले के अलावा कुछ सियासत की पेचीदगियां उनके ऊपर भी तफसीली बात करेंगे और कुछ बात करेंगे कि किस तरह से माले मुफ्त दिले बेरहम के तौर तरीके पाकिस्तान के अंदर आपको नजर आते हैं। स्टे विद अस। के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे अब अपने तमाम देखने वालों को। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब भी मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर साहब जरा सियासत के ऊपर उनसे बात करते हो चीफ जस्टिस साहब के। जी मैं झगड़ा साहब आपके आने से पहले आपने शायद ये प्रेस रिलीज दी होगी। ये बड़ी अजीब सी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है कि आज प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे मुलाकात उन्होंने की। प्राइम मिनिस्टर की पूरी टीम थी, मगर चीफ जस्टिस साहब ने प्यूनी जज या किसी और को साथ हम इसकी मुताबिक नहीं बुलाया। और जो प्रेस रिलीज में गवर्नमेंट की पीएम हाउस की तरफ से आई है, उन्होंने जो है जनूबी पंजाब पूरे पाकिस्तान में दौरा करने के ऊपर उनके उसको तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत के इक़दाम को सराहाया। ये कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, हमें ये ज़रा पहले तो समझा दें। दूसरा, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को लापता अफराद के हवाले से मौसर इक़दामात में तेज़ी लाने की भी यकीन दहानी कराई।
तो हम तो उम्मीद करते हैं कि यकीन दहानियां क्या हुकूमत ने उनको करवानी है। जज साहब के पास बेताशा मुकदमे हैं, फैसले करें। जजों का काम फैसले करना है या हुकूमत से बुला के यकीन दहानियां लेना है? क्या कहेंगे इस मुलाकात पे और इस प्रेस रिलीज के मंदरजात पे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक तो वो क्या लापता अफराद को ढूंढेंगे। याया अफरीदी साहब के इसके मुताबिक मैं यही कहूंगा कि फिलहाल कोई जो है वो ये बीच में नहीं रह सकता, पोजीशंस लेनी पड़ेंगी। देखिए, मैं आज ये सोच रहा था और मैंने इस पे ट्वीट भी किया है कि क्या आज तक याया अफरीदी साहब ने जो है वो ये पूछा है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि जो रिजर्व सीट्स का फैसला है, जो फुल कोर्ट का फैसला है, कि उसकी इंप्लीमेंटेशन हुकूमत ने क्यों नहीं की? क्या ये प्रेस रिलीज में था? क्या ये बात याया अफरीदी साहब ने पूछी प्राइम मिनिस्टर से? क्या उन्होंने ये पूछा कि आज और ये एज वी स्पीक जो इमरान खान साहब से जेल में किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा? मैं खुद 3 हफ्ते गया हूं और एक ऐसे टाइम पे जब याया अफरीदी साहब ने जेल रिफॉर्म्स को खुद एक अपने लेगेसी का एक बनाया है की प्लान, और वो उन्होंने कमिटीज भी बनाई हैं, लेकिन पूरी दुनिया की आंखों के सामने इमरान खान साहब को जो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जेल को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या उन्होंने ये पूछा? क्या उन्होंने ये पूछा कि जिस तरीके से 26वीं तरमीम हुई, जजेस के ट्रांसफर्स हुए, जिस तरीके से जो इस्लामाबाद के जजेस प्रेशर का कंप्लेन कर रहे थे, वहां पे बाहर से जज आया कि ये एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस है जुडिशरी में कि नहीं? तो मेरे ख्याल में ये हर किसी को याद रखना चाहिए कि तारीख कभी इन चीजों को इस बात से नहीं देखेगी कि आपने कंट्रोवर्सी से अपने लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत के इकदाम को चीफ जस्टिस के सराहा। ये कौन स्टेक होल्डर्स है जिनसे मशावरत की गई है? और क्या जज हैं, क्या सियासी पार्टियां हैं, और क्या ये हमारे तक ये इत्तला क्यों नहीं आई? आप तक आई है? देखिए, ये तो प्राइम नहीं, यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो मजीद मेरे ख्याल में शायद वो चीफ जस्टिस के ऑफिस को शायद ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। इसका तो 2 सिंपल चीजों से जवाब मिल जाएगा। पहला ये कि डिसअपेयरिंग पर्सन्स का जिक्र हुआ, आपकी बात सॉरी काटने की, उन्होंने कहा वजीर आजम ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल और मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू की। अब ये मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पे चीफ जस्टिस से क्या काम है कि उनसे ये गुफ्तगू की जाए? मुझे ये नहीं समझ आती कि ये हर बंदा पाकिस्तान में वो जॉब क्यों करना चाहता है जो उसका है नहीं। देखिए, अगर हमारे अदलिया का निज़ाम सिर्फ इंसाफ देने पे फोकस करे तो पाकिस्तान के 99 नहीं 100% मसले हल हो जाएंगे, और दम है इसमें। प्राइम मिनिस्टर का फॉरेन मिनिस्टर इकोनॉमी को देखना चाहता है, इंटीरियर मिनिस्टर फॉरेन रिलेशंस को देखना चाहता है, अब वो चीफ जस्टिस को जो है वो पत्नी मईशत पे क्या लेक्चर्स दे रहा है। हालांकि आप ये देखें आमिर, आप और मैं हर जो बात करते हैं, नपी तोली करते हैं ये पीका एक्ट की वजह से। हालांकि आज यहाँ पे पेशावर में एक न्यूज चैनल ने मेरे बारे में एक गलत खबर जो है वो रन की थी। दे हैड द गट्स टू गिव एन अपॉलजी। मैंने उनको नोटिस भेजा था वाया द एक्ट जिसमें डेफेमेशन के क्लॉजेस हैं, और वो मसला हल हो गया। तो हमारे तो आम कवानीन में भी वो जान है, सिर्फ अगर उसको कोर्ट्स इंप्लीमेंट करें। और हम तो इमरान खान साहब के मुताबिक भी सिर्फ ये मांगते हैं कि सिर्फ उनको इंसाफ दिया जाए, हम उनकी रिहाई तो नहीं मांगते। अगर उनको इंसाफ दिया जाए, अगर कोर्ट्स चलने लगे तो उनको इंसाफ मिल जाएगा। आपने पाकिस्तान के अब दाखिली मसाइल और पीटीआई के आ गए हैं, ये एक आम तासुर है और आपके कई दफ़ा लीडर पसंद नहीं करते, मगर ये एक हकीकत है
कि इस वक्त जो तरजीह नज़र आनी चाहिए कि आपको अपने जो मुकदमात हैं, गिरफ्तारियां हैं, ख़ासतौर पे इमरान खान की गिरफ्तारी, उसमें जो है आपसी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती। कुछ हद तक आप मीडिया को ब्लेम कर सकते हैं कि जनाब वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उसको उछालते हैं, मगर रोज़ की ये एक मजाक बन के रह गया है। 2 मिनट में अगर चाहे लीडरशिप आपकी तो वो क्लैरिफाई कर सकती है कि फ़लाँ फ़लाँ साहब का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। और रोज़ प्रेस रिलीज आती है, वो रोज़ लोग कहते हैं कि नहीं जी इमरान खान से हमारी बात हो गई है, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ये कब ये कन्फ्यूजन दूर होगा? हमें एक चीज रियलाइज करनी चाहिए आमिर के, देखिए वो एक बंदा है, ठीक है, उसमें फाइटिंग स्पिरिट है, इतनी फाइटिंग स्पिरिट है कि शायद पूरे पाकिस्तान में ना हो। वो जेल में 600 दिन से बैठा है। बाकी जो ये काम करता है कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को आगे पार्टी इंटरेस्ट से जो है वो लगाता है, अपने आप के साथ भी ज्यादती कर रहा है, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती कर रहा है, इमरान खान साहब के साथ भी कर रहा है। इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऑब्वियसली मीडिया को उठाना पड़ता है, लेकिन मसला मीडिया का नहीं है। मैं आपको अपनी मिसाल दे सकता हूं, आपके ख्याल में मेरे गिले नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा, सिर्फ इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये मिशन बड़ा है। इसके बावजूद भी मैं आपको कह दूं, ये जंग कोई और जीत नहीं सकता, ये जंग हम जीत चुके हैं। आप आज देख ले आमिर, हमारा हर प्रोग्राम मेन स्ट्रीम मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे होता है इमरान खान और पीटीआई पे। हालांकि 2 साल से स्टेट का मिशन यही रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान और पीटीआई की कहानी खत्म हो जाए। जो एंटी इमरान खान ब्लॉगर्स भी हैं वो भी सिर्फ बात इमरान खान की करते हैं। तो जंग तो हम जीत जाएंगे, लेकिन ये जो इन फाइटिंग है और जो करता है और जो है वो अंदर एक मैसेज या दूसरा मैसेज पहुंचाता है, वो सिर्फ ये कर रहा है कि वो इस जंग की कंक्लूजन को डिले कर रहा है। और वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती है क्योंकि हमें वाकई स्टेबिलिटी चाहिए, और इमरान खान के साथ ज्यादती है क्योंकि वो तो 25 करोड़ लोगों के लिए अंदर बर्दाश्त कर रहे हैं। जी, मैं रियाजुल हक हमारे साथ बैठे हुए हैं। रियाजुल हक माफ़ कीजिएगा कि मैं चाह रहा था तैमूर खान के दरमियान में पहले कनेक्शन नहीं मिल रहा था कि इनसे फ़ायदा इनकी मौजूदगी का उठा लूँ। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी पे भी आप पे आते हैं। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक तासुर है तैमूर खान कि ये जिस तरह आपने कहा कि 570 दिन हैं, वैसे 600 आपने कहा कि 600 दिन हो गए हैं तकरीबन जो है ना इमरान खान को जेल में। और जो अर्जेंसी होनी चाहिए आपकी पार्टी के अंदर कि लाए अमल देने की कि जी हमारा ये एहतजाज है, ये लाए अमल है, वो डेट्स जो है बड़ी लंबी महीनों की आती हैं। अभी जो है रमज़ान के बाद मतलब 1.5-2 माह तो इसके अंदर गुजर जाएंगे। फिर ज़रूरी नहीं होता कि एक बड़ा इवेंट होता है। अक्लमंद लोग ये कहते हैं कि जी हम ये पूरी मारदार कर लेंगे। कुछ सिंबॉलिक तरीके भी होते हैं कि जी हम आज जो है ना मशल बरदार जुलूस निकालेंगे, हम एक काली पट्टी बांध लेंगे। वो लाएमल नहीं आता, वो अर्जेंसी जो कि होनी चाहिए वो आपकी लीडरशिप में नज़र नहीं आती। आमिर देखिए, मैं वो बातें तो नहीं करूंगा जो कंट्रोवर्सी को फर्दर फ्यूल करे, लेकिन बिल्कुल ये पूरा मुल्क बहुत कुछ कर सकता है और करेगा। देखिए तहरीकों में ये पॉइंट्स, ये कंफ्यूजन आती हैं, तो अवाम को तो मैं यही मैसेज दूंगा कि इंशाल्लाह इस जंग का कोई दूसरा आउटकम नहीं है। पाकिस्तान कोई दूसरा आउटकम अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक जमहूरियत में ही हो सकता है, एक ऐसे मुल्क में हो सकता है जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो, जहां पे इकोनॉमी की ग्रोथ हो। वो तभी होगी जब इस मुल्क में इस्तेकाम आएगा। लेकिन ऑब्वियसली बहुत कुछ हो सकता है। देखिए इंशाल्लाह आई होप ये अलायंस बनेगी हमारी, क्योंकि इस वक्त ये जंग सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं है, पाकिस्तान में आइन और कानून के निजाम के। आपकी इजाजत से आपके भी कमेंट्स लेंगे। मैं चाहूँगा रियाजुल हक से कि 1 साल बाद जाके, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी फ़ाल हुई है और बड़ी मुश्किल से हमेशा से एक रवायत रही हुई है कि अपोजिशन का होता है तो इसके ऊपर एतराज़ात होते रहे। फाइनली जुनेद अकबर साहब को एक्सेप्ट कर दिया गया है और अब वहाँ से कुछ खबरें आनी शुरू हो गई हैं। लेटेस्ट अभी जो 1-2 बड़ी चीज़ें वहाँ से खबरें आई हैं, रियाज ज़रा बताएं कि क्या आपके पास बड़ी खबरें हैं?
जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब। आमिर साहब, दूसरा हफ्ता है और बड़ी एक्टिव है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें देखने को आ रही हैं, और वही बदकिस्मती से वही जो एक रन ऑफ द मिल अनफॉर्चुनेटली चीज़ें आती हैं, जो रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो आज 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जिनमें यह था कि जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है उसके जो CEO थे वो 2019 में MP1 स्केल में आए और 2021 में उनका जो है वो टेन्योर था वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि 2019 के दिसंबर में जब ये उनका टेन्योर ख़त्म हो गया तो 2022 के अप्रैल में जाकर अप्रैल के आखिर में जाकर मिनिस्ट्री ऑफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने ख़ुद से ये फैसला कर लिया कि जब तक नया CEO नहीं लगता EDB का तो तब तक ये काम जारी रखेंगे। फिर उसके कुछ जो है वो एक आध माह के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने अगेन दोबारा खुद फैसला किया इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से नोटिफिकेशन करवाकर कि 2 साल के लिए CEO होंगे। तो कमेटी के सामने ऑडिट रिपोर्ट की जो पैरा था वो ये था कि इनको जो तनख्वाह और अलाउंसेस थे वो 2 साल के लिए दी जाते रहे, और आखिर में लिखा हुआ है कि इस पैरे को सेटल कर दिया जाए क्योंकि PM ने बाद में इसकी अप्रूवल दे दी कि ठीक है 2 साल तो काम किया था लेकिन ओके कर दें। कमेटी मेंबरान ने कहा यह कैसे हो सकता है, एक बंदे को आपने कंटिन्यू करवाया 2 साल के लिए और प्राइम मिनिस्टर इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अप्रूविंग अथॉरिटी, तो कैसे उनकी मंजूरी के बगैर 2 साल काम करते रहे। और जो सैफ साहब हैं सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, उनका जी वो हमारा एक बोर्ड भी है, तो उनका जी बोर्ड वगैरह तो होगा, प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल ली गई, उनका जी अप्रूवल तो हमने नहीं ली, हमने तो बोर्ड में डिस्कस किया था और ये सारी चीज़ें। तो अगेन आधे घंटे तक जो है वो ये बहस होती रही कि जनाब आप ये बताएं आपके पास क्या इख्तियार था, तो उनके पास कुछ नहीं था। लिहाजा तैमूर खान के यहाँ पे अभी पता चला है कि 1 साल बाद फ़ाल होने के उससे पहले 1.5-2 साल क्योंकि निगरान हुकूमत रही, और तो उससे पहले भी जो है गवर्नमेंट ने अपने ही बंदा एक लगाया हुआ था। 36,000 बताया जाता है पैराग्राफ पड़े हुए हैं ऑडिट के जो कि गैर फ़ाल हैं। और इस तरह की ये जिस तरह अभी बता रहे हैं, इस दौरान में जो गवर्नेंस का हाल हुआ है, कल की हमने खबर दी थी कि नेपरा के चेयरमैन ने बगैर कैबिनेट के अप्रूवल में, बगैर गवर्नमेंट को पूछे, अपनी खुद ही तनख्वाह 10 लाख से 32 लाख रुपए कर ली है। तो ये क्या मजाक चल रहा है, ये मुल्क है क्या है? आमिर आप देख लें, मैं आप अभी इसकी बात कर रहे थे, ये जो भी केस था, यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इसके लिए धांधली की है अपने टर्म के बाद रखा जा रहा है, जब इनके अपने गवर्नर पंजाब ने कहा है कि इनकी हर सीट फॉर्म 47 की सीट, तो वो मिसाल है, तो क्या किसी और से गिला करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप नेपरा के चेयरमैन की तनख्वाहों की बात कर रहे हैं, जब पार्लियामान ने खुद से अपनी तनख्वाहें 4-4, 5-5 गुना बढ़ा दी, पंजाब में बढ़ा दी, तो फिर नेपरा वाले से क्या गिला? ब्यूरोक्रेट्स ने बढ़ा दी, उसको उसमें पेश पीटीआई भी था, कभी ऐसे अलाउ ना करता, कभी ना करता। तो अभी तक डांटा नहीं, हमें इतला नहीं आई कि वो जो 62 लोग जिन्होंने खत लिखा था कि हमारी भी तनख्वाहें बढ़ाए या हम वापस नहीं लेते, वो भी हमें कोई अभी तक ऐसी इतला नहीं आई है। तो वो भी कहेंगे ना, आप देख लें। वैसे फिर हर कोई ये कह सकता है कि अगर किसी के अकाउंट में 16 अरब रुपए मकसूद चपरासी के आ सकते हैं और जब हवा बदल जाए तो वो 16 अरब रुपए हलाल भी हो सकते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग तो छोड़ें, वो टैक्स एवेजन में भी नहीं आएगा, तो फिर बाकी पाकिस्तान ने क्या कसूर है? ठीक है, जिसने टैक्स देना है वो उससे 50-60% वसूल रियाज के पास आज बहुत बड़ी स्टोरियां हैं, एक दो और बड़ी मजेदार स्टोरियां आपसे शेयर करना चाहते हैं। रियाज प्लीज जरा नेक्स्ट स्टोरी। जी एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ऑडिट पैरा था, वो ये था कि 75 करोड़ रुपए रिकवर करने थे, और वो स्टील मिल ने क्या किया कि तकरीबन 176 प्लॉट्स थे गुलशन हदीद कराची में, और वो इन्होंने वो जो सारा एरिया था वो इन्होंने कुछ जो है वो 3 यूनिवर्सिटीज़ को अलॉट किया। जब 3 यूनिवर्सिटी को, ये स्टील मिल्स की ज़मीन थी और स्टील मिल्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंडर आता है, तो ज़ाहिर उसके सेक्रेटरी जो थे, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर थे, वो आज बैठे हुए थे। तो उनका जी बताएं ये ऑडिट पैरा है, 75 करोड़ रुपए रिकवर करना था, तो 3 यूनिवर्सिटीज़ को ज़मीन दी गई और सब्सिक्वेंटली फौरन उसको जो है वो कैंसिल कर दिया गया, वो 4 लोगों को दे दी गई।
वो 4 लोग जो थे उसमें 16 एकड़ एक को, 16 एकड़ दूसरे को, 16 एकड़ और एक को 6 एकड़, इनको ये ज़मीन दे दी गई। इन्होंने अभी कब्जा किया हुआ है। जब कुछ एक आध खत लिखा मिनिस्ट्री ने तो उन्होंने स्टे ले लिया, उसके बाद खामोशी हो गई। सेक्रेटरी साहब से पूछा गया आपने क्या किया है, इन्होंने लीज और पानी के इस्तेमाल और ये सारा जो लैंड का जो चीज़ें होती थी वो उन्होंने देनी थी, आपने क्या किया? कहते हैं जी वो 75 करोड़ रुपए जो हैं वो इन्होंने देने हैं, लिहाजा चूंकि कोर्ट में है तो लिहाजा हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो जुनैद अकबर साहब ने और सब कमेटी मेंबरान ने ना सिर्फ हैरत का इजहार किया कि आपकी ज़मीन है, सारा कुछ है और आप क्या खतों किताबत कर रहे हैं। कहते हैं जी वो SIFC को हम ये मामला भिजवा रहे हैं, तो जिस पे मेंबरान हैरान हुए कि ये ज़मीनें वागुजार कराना उनका काम तो नहीं है। वो कहते हैं जी वो इंडस्ट्रियल पार्क या कुछ बनना है, वो कहते हैं वो ठीक है वो बनाएंगे, वो सारा कुछ करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? आपकी ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं और इस तरह के 10 और ऑडिट पैराज हैं। एक और जगह पर पूरा कंट्री क्लब जो है एक बन गया है और उसको खाली करवा लिया गया है, और अगेन वो भी एक बड़ी मजे का खेज सी कहानी है। तो 4 लोगों को ये दे दी गई स्टील मिल्स की जमीन, और एक और जगह पे है 75 एकड़ जमीन दे दी गई और उसके बाद उसका कोई वाली वारिस नहीं। और कहते हैं जनाब हम जो है वो कब्जा छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। पता चला वो उनके अपने लोग इन्वॉल्व हैं, स्टे ऑर्डर में भी और दूसरी चीजों में भी। ये इंटरेस्टिंग तो है ही, मगर इसके अंदर एक पॉलिटिकल पहलू तैमूर खान ये निकलता है कि सडनली हम देख रहे हैं कि सिंध से के मुतल्लिक जो है ना बहुत ज़्यादा ख़बरें वहाँ की करप्शन की आनी शुरू हो गई हैं। एक कल परसों आई कि 75,000 हेक्टेयर या एकड़ जो है वो जाली कागजात के ऊपर जो है ना कब्ज़ा था। आज वाडा साहब जो है वो एक लंबी चौड़ी जो है ना वो मैरीटाइम मिनिस्ट्री की गालबन जो है ज़मीन का एक स्कैंडल लेके आएंगे। जब उनकी तरफ से आता है तो ये इशारे आते हैं कि शायद पीपल्स पार्टी को कोई टाइट करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी हमने देखा मुर्तज़ा जतोई साहब को भी जो है वहाँ पे उनके खिलाफ भी एक्शन ले लिया जा रहा है। तो इसके अंदर कोई आप देखते हैं कोई मेथड इन दिस मैडनेस, व्हाट इज गोइंग ऑन? हाँ, मेथड नहीं है। मैं आप में से देख लें कि आम पाकिस्तानियों का ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो स्टोरीज हैं जो आप बता रहे हैं। आम पाकिस्तानियों को क्या मैसेज जाता है? किसी को नहीं पता कि सिंध की हुकूमत भुट्टो जरदारी खानदान की जो कहानियां हैं सरे पैलेस से जो शुरू होती हैं, वो स्विस नेकलेस स्विट्जरलैंड में मेरे ख्याल में वो $60 मिलियन पे इनकी कन्विक्शन भी हुई थी, जिसपे वो गिलानी साहब को खत लिखने का कहा जाता था। किसको नहीं पता? जब हवा बदलती है तो वो सारे हलाल हो जाते। हम आम पाकिस्तानियों को तासुर क्या देते हैं? वैसे 2 और ऑब्जर्वेशंस जो इससे मेरे जहन में आई। नंबर 1, इस ब्यूरोक्रेसी के साथ पाकिस्तान रिफॉर्म नहीं हो सकता। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि सेक्रेटरी ये जवाब दे रहे, ब्यूरोक्रेसी का हाल तो फ्रैंकली ये है। आपको पता है कि कुछ दिनों से मेरी खबरें जो है वो चल रही थी कि जी इनको खान साहब ने कहा कि मिनिस्ट्री दे। मुझे कोई शौक नहीं है। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे वो खबर चलती है हर ग्रेड के ब्यूरोक्रेट के मैसेजेस आने लगते हैं। जैसे वो खबर डाई डाउन हो जाती है तो उनके मैसेजेस बंद हो जाते हैं। यही वो लोग हैं जो हमारे खिलाफ एक साल हुकूमत को चलाते हैं। आज हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो पुराने थे, ये नदीम चौधरी, ये गए हैं, उन्होंने क्या नहीं किया PTI, और आज वो किस मुंह से चीफ मिनिस्टर से शील्ड भी ले रहे। मतलब कोई तो बंदे की अपनी गैरत भी होती है ना। आपके जो IG साहब है, मुझे जो याद पड़ता है कि मॉडल टाउन केस की जो तफ्तीश गालबन इन्हीं के हाथ में थी। मैं टाइम थोड़ा है, किसी और दिन ये खबर करेंगे। क्विकली जो है रियाजुल हक, आपके पास एक और खबर है, मैं चाह रहा हूँ कि वो कर ली जाए ताकि खबरें आज ज्यादा दे रहे। आमिर साहब, एक और दिलचस्प खबर जो वो ये है कि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने एक प्रपोजल तैयार किया है, और वो ये है कि मिनिस्ट्रीज जो वाइस चांसलर्स हैं उनके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो वाइस चांसलर्स हैं उनके कंट्रोल को जो है वो कम किया जाए। और इसकी एक जो है वो नीयत ये लगती है कि पंजाब में ये यानी तमाम सूबों में जो यूनिवर्सिटीज़ के जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर होते हैं। तो अब इस प्रपोजल में एक चीज़ शामिल ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के जो चांसलर होगा वो या चीफ मिनिस्टर होगा, या फिर हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर, या फिर एक्टिंग जो है वो सेक्रेटरी वगैरह होगा वो देखेगा। इसका मकसद ये है कि पंजाब में जो पीपल्स पार्टी का गवर्नर है, और ज़ाहिर
हमने उनके बयानात का जिक्र आपने भी कर लिया, तो फिलहाल वो बहुत सी हवालों से यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट वगैरह है उसमें भी एतराज़ात वगैरह उठाते रहे हैं। तो उनके रोल को कम करना है, तो चांसलर का जो किरदार है वो यूनिवर्सिटी से ख़त्म किया जा रहा है। और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी का एक बोर्ड होता है या बोर्ड ऑफ गवर्नर, उसे सिंडिकेट कहते हैं, उसके अंदर भी जो है वो हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट का यानी ब्यूरोक्रेसी का रोल लाया जा रहा है कि उसमें हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी या फिर चीफ मिनिस्टर या उसका नुमाइंदा जो है वो उसमें लगाया जाएगा। 2 दिन पहले वाइस चांसलर्स की मीटिंग हुई और उन्होंने सख्त एतराज़ात किए सारे मामले पे कि ये ऑटोनॉमी जो है वो हाई एजुकेशन सेक्टर में यूनिवर्सिटीज के अंडर में। हमारे पास 2-3 मिनट है, मगर इशू ये है कि हर दौर में उस्तादा या वाइस चांसलर जो होते हैं बड़े मोहतरम होते हैं, अभी उनको ब्यूरोक्रेट्स के अंडर कर दिया गया कि वो उसके इंटरव्यू लिए जाते हैं। और एक पंजाब में खासतौर पे टग ऑफ वॉर चल रही है गवर्नर साहब में और चीफ मिनिस्टर साहबा में कि चीफ मिनिस्टर साहबा उनको इंटरव्यू के लिए लाइन में बिठा के इंटरव्यूज़ करती हैं और गवर्नर साहब जो हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो एक किस्म का एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो वाइस चांसलर्स एक फुटबॉल की तरह बन के रह गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, इधर से उधर कोई टुड्डा मार के फेंक देता है, कोई उधर फेंक देता है। तो ये क्या माजरा है ये आपको एक बार फिर बताता है कि पाकिस्तान का हाल क्या है और ये जो आज SIFC का पाकिस्तान कैसे रिफॉर्म हो रहा है उसकी ये बेहतरीन अक्कासी। देखिए दुनिया और दुनिया में हायर एजुकेशन सिस्टम्स कहां से कहां चले गए। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड को छोड़ें, कम से कम हम IITs और IIM से बेहतर यूनिवर्सिटीज तो बना ले। ये लम्स और GIK और नमल यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटियां जो हैं इनके वाइस चांसलर कोई सर्विंग ब्यूरोक्रेट होते कि ये सिस्टम आपने बनाना। अगर एक्चुअली हायर एजुकेशन का निजाम ठीक करना है तो ये मतलब किस किस्म की डिबेट है। आपको एक्चुअली यूनिवर्सिटीज कम करनी चाहिए ओवरआर्चिंग। हर जिले में एक नाम की यूनिवर्सिटी बनाई हुई है जिसमें कुछ नहीं होता सिवाय क्लास 4 भर्ती होते। ये हमारे नौजवानों के साथ जुल्म नहीं है? किसी ने ये बात जो है वो की हुई है? पूरे लंदन में एक वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है जिसकी कोई बिल्डिंग नहीं है। लंदन बिजनेस स्कूल हो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, किंग्स कॉलेज हो, लंदन के नहीं दुनिया के बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन हमारे यहाँ मैं समझता हूँ HEC का बनाना और उनका एक फ्रेमवर्क बनाना ये बड़ा एक रेगुलेशन एजुकेशन की एक बड़ी अच्छी चीज थी। मगर हुकूमतें जो हैं वो उनको बिलिटल करने में, उनके इख्तियारात महदूद करने में, सलब करने में ज़्यादा मसरूफ रहती हैं। लास्ट वर्ड रियाजुल्लाह का आप ये इसको क्योंकि एजुकेशन को बड़ा फॉलो करते हैं। आमिर साहब, अब मुझे ये लग रहा है कि सिंध का जो है जो सिंध में हाल ही में काबीना ने उसके बाद कुछ दिन पहले प्रोविंशियल असम्बली ने जो है एक बिल पास कर लिया और जिस पे अपोजिशन के मेंबरान ने बहुत प्रोटेस्ट भी किया और वो ये था कि जो ब्यूरोक्रेट्स का रोल है वो लाया जाएगा, वाइस चांसलर की जगह ब्यूरोक्रेट्स को भी लगाया जा सकेगा। अब ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक वाइस चांसलर जो रिसर्च वगैरह को फॉलो करता है, चीज़ें लेकर जाता है, उसकी जगह 21-22 ग्रेड का ऑफिसर लगाया जाएगा। पंजाब ने सोचा कि हम भी ऐसा कुछ कर लें, तो ब्यूरोक्रेसी का जो कंट्रोल बढ़ रहा है। तो हुआ ये कि हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद से सिंध ने जब मामला शुरू करने लगे तो उस पर खत तो मुख्तार साहब ने लिख दिया। पंजाब के मामले में शायद उनको वहाँ की हुकूमत और इस्लामाबाद में जो बैठे हुए लोग हैं वो पसंद हैं, तो इस वजह से उन्होंने वो खत लिखने की शायद अभी तक हमारी इत्तला तो नहीं है कि ऐसी कोई जरूरत की हो, उनको लिखना चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो रहा। तो क्योंकि यहाँ पे उनका जून-जुलाई में टाइम खत्म हो रहा है तो वो शायद एक और एक्सटेंशन के चक्कर में इस चक्कर में हमारा नुकसान होता जा रहा है। थैंक्स सो मच रियाजुल हक, आपका शुक्रिया। तैमूर खान झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। थैंक्स सो मच आमिर साहब, इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।